हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार बाबा सिविल सर्विसेज एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको पता है अब समय जो आ गया वो एग्ज़ाम का समय आ गया है। अगले 1-2 महीने में आपका खास करके बिहार एसएससी, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है और रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन, जैसा कि आप जानते हैं एएलपी में भी वैकेंसी लगभग 19,000 के आसपास हो गई है। टेक्नीशियन में भी वैकेंसी बढ़ने वाली है, जहाँ तक जो सोर्स के माध्यम से पता चल रहा है वो भी लगभग 30,000 के आसपास होने वाली है। अभी ओवरऑल अब एग्ज़ाम का समय है, चुनाव का समय ख़त्म हो गया, अब एग्ज़ाम का समय है, इसलिए अब आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए आज से हम लोग जो है 20 क्वेश्चन का प्रतिदिन जो है क्विज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं बाबा सिविल सर्विसेज एकेडमी क्विज टेस्ट। प्रतिदिन हम लोग आज से 20 क्वेश्चन का टेस्ट स्टार्ट करेंगे, उसका डिस्कशन करते हुए जो है हम लोग शुरू करेंगे। देखने में ये 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन से लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन के आसपास डिस्कशन करेंगे। तो आज से हमारे साथ जुड़िएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा हो सके। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन है, देव प्रयाग किसका मिलन स्थल है। बच्चा ये क्वेश्चन अभी तक 20 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कंपटीशन के एग्जाम। ग्रुप डी से ले लो, यूपीएससी तक के एग्जाम को उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर लगभग 20 बार क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि देव प्रयाग किसका मिलन स्थल है। देव प्रयाग जैसे जो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, देव प्रयाग का नाम सुनते ही उनके दिमाग में गंगा नदी चलता होगा। काहे कि गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता कहाँ पर है, तो देव प्रयाग में पड़ता है। यही स्थल पर जो है गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। वही पूछ रहा है कि देव प्रयाग किसका मिलन स्थल है। देव प्रयाग के मिलन स्थल अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का है क्या, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी का है क्या, या अलकनंदा प्लस धौली गंगा का है क्या, या अलकनंदा प्लस भागीरथी का है क्या। इसको आपको चूज करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि देव प्रयाग किसका मिलन स्थल है। तो देव इसका सही आंसर होगा अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी, यहीं पर जो है गंगा का नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। उस जगह को क्या कहते हैं, देव प्रयाग। उससे पहले थोड़ा सा आपको गंगा नदी के बारे में जानना होगा। गंगा आपको पता होगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में यह 2510 किलोमीटर बहती है और लगभग जो है 15 किलोमीटर के आसपास ये बांग्लादेश में बहती है। थोड़ा सा गंगा के बारे में आप जानिए। उत्तराखंड का नाम सुनेंगे। उत्तराखंड में 2 दर्रा है, एक नीति दर्रा और एक माना दर्रा। उत्तराखंड में बाबूरे एक दर्रा है नीति दर्रा और यहाँ पर है माना दर्रा। फिर से बोल रहे हैं, उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में ऐसे और भी दर्रा है उत्तराखंड में, नीति, माना, धर्मा, लिपुलेख, लेकिन ये 2 दर्रा का भी आपको जाना होगा, नीति दर्रा और माना दर्रा। यहाँ से निकली है एक नदी जिसका नाम है धौली गंगा। कौन गंगा बाबू, धौली गंगा। धौली गंगा। ये सब ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, चारों ऑप्शन इसमें क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिएगा। नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा के बगल से निकली है धौली गंगा। यहाँ पर है उत्तराखंड बाबू बद्रीनाथ। कौन नाथ, बद्रीनाथ। अभी आपको पता होगा बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा हो रही है, लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, भोला बाबा विष्णु भगवान का जो है आशीर्वाद लेने के लिए। बद्रीनाथ से निकली है, बद्रीनाथ में एक जगह है जिसका नाम है संतोपंथ हिमानी। संतोपंथ हिमानी बद्रीनाथ में एक जगह है। यहीं से निकली है एक नदी जिसका नाम है अलकनंदा नदी। कौन नदी बाबू रे, अलकनंदा। अलकनंदा। और ये अलकनंदा नदी और धौली गंगा जहाँ पर मेल दी है ना, इसी जगह को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग, विष्णु प्रयाग। फिर से बोल रहे हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नीति दर्रा के बगल से निकली है धौली गंगा और बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में ही है। बद्रीनाथ के संतोपंथ हिमानी नामक जगह से निकली है अलकनंदा नदी। और धौली गंगा अलकनंदा नदी जहाँ पर मेल दी है उस जगह को कहते हैं कौन प्रयाग, विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग, विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये दोनों संयुक्त धारा का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। यहाँ से पूरा नदी अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, ALA अलकनंदा। ये पूरा नदी हो गया किस नाम से बाबू रे, अलकनंदा। ठीक है, जहाँ से ये दोनों मिली है। उसके बाद आगे से एक और नदी अलकनंदा माँ के मिल दी है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा में जहाँ मिल दी है ना, इस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। कौन प्रयाग, कर्णप्रयाग। और यहाँ पर आपका है केदारनाथ। सब ये उत्तराखंड में है, इन्हें समझिएगा कि कहीं विदेश में, ये उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ सब। और केदारनाथ से एक जगह से जो है एक नदी निकली है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी।
आपको पता होगा 2013 में केदारनाथ में प्रलय आया था, बादल फटा था, यही मंदाकिनी नदी का कहर बरपा था, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, मतलब भोला हुआ लगता है घुसा गए थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। केदारनाथ तो लिख दिए कोई नदी, मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मेल दी है, इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्रप्रयाग। और सबसे ऊपर में यहाँ पर है गंगोत्री, और गंगोत्री से एक नदी निकली है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, और यही भागीरथी जब अलकनंदा में यहाँ मिली है, इसी जगह को कहा जाता है देवप्रयाग। और यहीं पर बच्चा रे, यहीं पर गंगा का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा गंगा का नाम, गंगा कहाँ पड़ता है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग किसका मिलन स्थल है? भागीरथी। और इस संयुक्त धारा का नाम क्या है? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। पहला क्वेश्चन आपका यही है, देवप्रयाग किसका मिलन स्थल है? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का? क्या नहीं, अलकनंदा मंदाकिनी। देखिए मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, उसको क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। इस जगह को क्या कहा जाएगा? रुद्रप्रयाग। अगला अलकनंदा पिंडार। देखिए अलकनंदा नदी और पिंडार नदी जहां निकली उस जगह को क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। इस जगह को कहा जाएगा कर्णप्रयाग। अगला अलकनंदा और धौली गंगा। देखिए अलकनंदा नदी और धौली गंगा जहां निकली इस जगह को क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग। यहां पर होगा विष्णुप्रयाग। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा प्लस भागीरथी, यही तो है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। डी। ठीक है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। फिर से एक बार आ रहे हैं, घबराना नहीं है। नीति दर्रा, माना दर्रा। नीति दर्रा के बगल से निकली है धौली गंगा। बद्रीनाथ के संतोपंथ हिमानी से निकली अलकनंदा ने। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मेल दी है उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। आगे है पिंडार नदी, पिंडार नदी अलकनंदा में जहाँ मेल दी है उस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग। और केदारनाथ से निकली है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जहाँ पर अलकनंदा मेल दी है उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। और भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है भागीरथी नदी। आपको पता होगा वर्षों पहले जब पृथ्वी पर अकाल पड़ा था, भागीरथ राजा थे, वही गंगा भगवान शिव को जो है तपस्या किए थे, मनाए थे, और अंत गंगा नदी को जो है उतारे थे पृथ्वी पर। इसलिए भागीरथ राजा के नाम पर इस नदी का नाम रखा गया था भागीरथी। इसलिए भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मेल दी है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। और यहीं पर गंगा का नाम क्या कहलाता है? गंगा कहलाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए थोड़ा सा, ये आपका पूरा डाटा क्लियर है। तो चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आंसर आपका देवप्रयाग किसका मिलन स्थल है? अलकनंदा प्लस भागीरथी का। गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ता है? देवप्रयाग। क्लियर? आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के बाद भारत की दूसरी बड़ी पर्वतमाला कौन है? हाँ, यहाँ पर बच्चा फंसेगा। हिमालय पर्वत के बाद अभी तक सीधा पढ़ते रहा, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है? हिमालय। तो सब जानता है। अब सेटर दूसरा पूछता है, पहला नहीं पूछता है। इसलिए हिमालय पर्वत के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला पूछेगा, आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत। कौन पर्वत? पश्चिमी घाट पर्वत। कहेगा सर अरावली पर्वत नहीं होगा, ये तो बहुत लंबा है। नहीं होगा। कंचनजंगा, ये तो आपका चोटी है हिमालय की। पूर्वी घाट पर्वत, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा बाबू रे? पश्चिमी घाट पर्वत। हिमालय पर्वत के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला पूछेगा तो पश्चिमी घाट पर्वत। थोड़ा सा आप जानिएगा, भारत की भौगोलिक स्थिति आपको पता है, ये भारत है। आपको पता होगा कि पूरब में है बंगाल खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर, भारत की चौहदी अगर पूछे, दक्षिण में है हिंद महासागर। भारत देखिए 3 ओर जल से घिरा है। मैप अगले दिन से हम लोग मैप भी सेट करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। भारत 3 ओर देखिए जल से घिरा है। पूरब में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। भारत का चौहदी पूछेगा तो यही बोलेगा, भारत के पूरब में बंगाल खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ऊपर हो जाएगा हिमालय पर्वत। ऊपर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत। तो क्वेश्चन है हिमालय पर्वत के बाद भारत की, हाँ हिमालय पर्वत यहीं पर आ जाएगा ऊपर में एकदम। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय। हिमालय बाबू रे 2400 किलोमीटर लंबा पर्वत है भारत में। पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर,
पूरब में है लगभग 400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर भारत का सबसे लंबा पर्वतमाला पूछेगा तो हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। बच्चे से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमारा अभी क्वेश्चन है हिमालय पर्वत के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला क्या है, तो ये देखो यही अरब सागर है बाबू, यहीं पर एक पर्वत है, ये देख लो, इसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। ये पूरा पश्चिमी घाट पर्वत, और ये जो पर्वत है बाबू रे, इसका नाम है पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट, ठीक है। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत को मिलाने वाली जो पहाड़ी है, इसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछता है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा। दोदा बेटा। इस सब पर बच्चे से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं तो सीखिए, ठीक है। कंपटीशन के एग्जाम में आए हैं, क्वेश्चन पूछेगा, जो जो बोल रहे हैं उसको गौर से समझिए। क्वेश्चन देगा पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत को जोड़ने वाली पहाड़ी क्या कहलाती है, तो यहाँ है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, दोदा बेटा। क्या नाम है बाबू रे, दोदा बेटा। क्वेश्चन है हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत। इसकी टोटल लंबाई पूछेगा पश्चिमी घाट पर्वत की, हो जाएगा 1600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बाबू रे, 1600। पश्चिमी घाट पर्वत की कुल लंबाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1600। हिमालय भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, उसकी कुल लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 2400। आरावली पर्वत आपको पता होगा, राजस्थान में। क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला या अपशिष्ट उदय, जिस पर्वत का क्षरण हो रहा है, अपशिष्ट। आपको पता होगा आरावली पर्वत का क्षरण हो रहा है, ये पर्वत अब मिट्टी में मिल रहा है। काहे कि जो है चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का क्या निर्माण होता है, मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। आरावली पर्वत भारत की, भारत नहीं, ये विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वतमाला, ठीक है। अपशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा गया आरावली पर्वत को। किस पर्वत को, आरावली पर्वत। आरावली पर्वत आपको पता होगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी, आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है बाबू रे, गुरु शिखर। पहला ऑप्शन आरावली पर्वत। आपका आंसर क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला क्या हो जाएगा, पश्चिमी। अगला है कंचनजंगा। क्वेश्चन आपको पता होगा, कंचनजंगा क्या पर्वतमाला, ये चोटी है। किसकी चोटी है, हिमालय की। हिमालय से 3 क्वेश्चन पूछता है, फिर से यहाँ पर देख लीजिए, हिमालय से 3 क्वेश्चन पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या हो जाएगा, एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन देगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब हो जाएगा बाबू कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देगा, 3 क्वेश्चन पूछता है हिमालय से, 3 क्वेश्चन देखिएगा। पहला, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट। दूसरा, भारत में किसकी, हिमालय की, भारत की नहीं, किसकी, हिमालय की। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कौन, कंचनजंगा। अगला पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब हो जाएगा आपका K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये 3 क्वेश्चन पूछता है हिमालय पर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर आपकी इसकी क्या है, ऊंचाई है। कहीं जगह 88 48 पॉइंट कुछ देता है, कहीं 8850 देता है। भारत में हिमालय की सबसे, भारत में नजर आ गए, भारत में किसकी, हिमालय की। यहीं पर फंसेगा विद्यार्थी। भारत में हिमालय की सबसे, सब मार देता है K2, नहीं, भारत में किसकी, हिमालय की। भारत की नहीं पूछ रहा, हिमालय की। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कंचनजंगा, इसकी कुल ऊंचाई है 8598 मीटर।
अगला है भारत की, मतलब की मतलब अपना, में मतलब पराया, याद रखना, की मतलब अपना, मतलब भारत की मतलब भारत का अपना पूछ रहा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा K2, इसकी लंबा ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर। फिर से देख लीजिए, इसमें लगभग 7-8 क्वेश्चन आपका बन चुका है। हिमालय पर्वत के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत। सबसे लंबी क्या है? हिमालय 2400 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर। अरावली पर्वत क्या है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला या विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वत है, इसका अवक्षरण हो रहा है। अगला है कंचनजंगा 8598 मीटर, 8598 मीटर, ठीक है। अगला है पश्चिमी घाट, अगला है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट आपको पता ही दिए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत को जोड़ती है कौन पहाड़ी? नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बाबूरे? दोदा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी बनाते चलिएगा। जब तक बाबू नोट नहीं बनाइएगा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन बढ़ा बढ़ा देखने से भी कोई फायदा नहीं है, इसको याद करते। इसमें 3 स्टूडेंट फंसता है इसमें। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा? कंचनजंगा। यही फंसेगा भारत में मतलब बोले हैं पराया, के मतलब अपना। भारत में किसकी पूछ रहा है? हिमालय की। भारत में हिमालय की, कि हिमालय तो नेपाल में भी है ना, भारत में थोड़ा है, भारत में खाली है। तो भारत में किसकी? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8598। अगला है भारत की, मतलब ये भारत की पूछ रहा है अपना। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉर्बिन ऑस्ट्रिच, इसकी ऊंचाई है कितना? 8611 मीटर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाबा सिविल सर्विसेज एकेडमी में आप लोग आ चुके हैं, टेंशन को पेंशन लेने भेजिए। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सब लोग याद रखता है पर्यावरण दिवस, स्वास्थ्य दिवस, है ना, थल सेना दिवस, वो सब जमाना अब चल गया है। अब जो भी पूछता है, दिवस भी पूछता है तो नया नया पूछता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पहले आता है कि जैव विविधता कहते हैं किसको? जैव विविधता कुछ पूछेगा, सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र का दे देगा ऑप्शन में 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जैव विविधता समझ जाइए उस क्षेत्र में जहाँ पर टाइप के प्रजाति, टाइप के पेड़ पौधे जानवर मिले, उस क्षेत्र को जैव विविधता कहते हैं, जहाँ पर हर एक जगह पर जो है हर एक टाइप के जो है प्रजाति आपको मिले। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है क्या, या 22 मार्च को, या 30 जनवरी को, 24 अक्टूबर को? बताइए आंसर क्या होगा? 22 मई, 22 मार्च तो सबको पता होगा, क्या है कि बिहार के रहने वाले हैं। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। बिहार दिवस ये तो सबको पता होगा। 30 जनवरी भी पता होगा, क्या है कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी को गोली मारा गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी को, और महात्मा गांधी हे राम कहते हुए स्वर्ग सिधार गए थे। आंसर जो आपका होगा वो होगा 22 मई। 22 मई, 22 मई को क्या मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस। अगला है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? और भी दिवस हो सकता है, हम ही नहीं बोलेंगे, आपको याद रखना होगा। बिहार दिवस क्या तारीख? 22 मार्च। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 22 मई। और 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। क्लियर? फिर से आते हैं। 22 मई जैव विविधता, वैसा क्षेत्र जहाँ पर टाइप के प्रजाति, टाइप के पेड़ पौधे मिले, उस जगह को जैव विविधता कहा जाता है। 22 मार्च बिहार दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 24 अक्टूबर आपका होगा संयुक्त राष्ट्र दिवस। कौन दिवस? संयुक्त राष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बच्चा, क्वेश्चन याद रहता है सबको, लेकिन गलती करके चलाता है। हम ये नहीं बोल रहे कि क्वेश्चन बहुत बड़का है या भारी है, कुछ नहीं है, लेकिन लड़का जो है, जो जानता भी है वो भी जो है गलती करके चलाता है। इसलिए एग्जाम में जाइए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए,
क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचक या निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, यही पूछ रहा है कि अर्थात राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देता है? जनता देता है क्या? नहीं देता है। हम लोग वोट दिए हैं क्या? नहीं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें हम लोग वोट दिए हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यक्ष रूप का मतलब है जिसमें जनता खुद वोट नहीं देती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं। अर्थात हम जो प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, अर्थात विधायक को चुन के भेजे हैं और सांसद को जो चुन के भेजे हैं, वो लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? पहला है लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। नहीं, गलत। राष्ट्रपति, बच्चा सुन लो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन देगा अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 इसमें राष्ट्रपति का प्रावधान कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे, अर्थात राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। कार्यपालिका का मतलब है कानून को लागू करवाना। संविधान के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। विधायिका में कौन कौन आता है? बच्चा रे, विधायिका में आता है एमएलए और एमपी, अर्थात ये सब कानून का क्या करते हैं? निर्माण। अभी देखा हुआ सदन चल रहा है, संसद भवन में सब नए नए सांसद को शपथ दिलाया, अर्थात सभी सांसद को अभी शपथ दिलाया गया है। अब फिर से नए कानून का क्या होगा? निर्माण होगा। वहाँ पर संसद में जो कानून का निर्माण होगा कौन करेगा? दोनों सदन के सांसद करेंगे, अर्थात एमपी करेंगे। और राज्य में विधानमंडल में जो कानून का निर्माण होगा कौन करेंगे? वहाँ पर विधायक, और जहाँ पर विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य करेंगे। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति निहित है, अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। कानून को लागू करवाने का काम, केंद्र में जो कानून बनेगा उसको लागू करवाने का काम किनका है? राष्ट्रपति का है। और अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54, इसी में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देंगे। तो बाबू रे, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा भारत में जितना विधानसभा है उस सब के निर्वाचित सदस्य। देखो, एक सदस्य होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा में आपको पता होगा, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, किसी में दे देगा सभी सदस्य, किसी में देगा निर्वाचित सदस्य। तो आप जान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे जो निर्वाचित हो गए हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, तथा पूरे भारत में जहां जहां विधानसभा है सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश में ही क्यों ना हो। आपको पता होगा पहले केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को मान्यता नहीं दी गई थी। 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा को भी राष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार दिया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 52वां अनुच्छेद 52 में क्या है बाबू रे? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान। 53 में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति निहित है। 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अभी हम पढ़ाएं लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य नहीं, कट जाएगा, क्या है कि यहाँ विधानसभा है, ये नहीं है। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित, इसमें भी विधानसभा नहीं है। अगला है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सभी सदस्य। कहेगा सर यहाँ विधानसभा है तो आंसर सी होना चाहिए, नहीं होगा, क्या है कि यहाँ सभी सदस्य दिया है, सभी सदस्य में निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो जाता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। आंसर होगा आपका डी, लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी विधानसभा के निर्वाचित, यही इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित सदस्य। तो आंसर आपका 4 का क्या हो जाएगा बाबू रे? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? भाग लेते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का प्रावधान। 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति के अंदर, अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है। 55 अनुच्छेद 55 कहता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है समानुपातिक प्रणाली के तहत। वरीयता क्रम में आपको पता होगा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति की, यही व्यवस्था की गई अनुच्छेद कितना में? 55। ये सब आगे पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे।
पूरा जब थ्योरी का क्लास होगा उसमें हम विस्तृत ढंग से देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी विधानसभा जहाँ जहाँ विधानसभा, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हो या जहाँ जहाँ राज्य का है, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये देखना बहुत जरूरी है। जहाँ देखो सभी सदस्य भी है, बहुत बच्चा इसमें मार देगा सभी सदस्य, नहीं, इसमें निर्वाचित सदस्य इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा रे, डी। आइए हम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नहीं तो लिखते जाइएगा, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक दिक्कत है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और ये क्वेश्चन 8वें से पूछते आ रहा है और आप लोग को पता भी होगा। सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था? 1929 में, 1942 में, 1829 में, 1946 में। ये चारों ईस्वी अपने आप में परमाणु बम है। कहेगा 1929 में हुआ था क्या? तो जी हाँ, 1929 में हुआ था क्या? नहीं, 1929 में सती प्रथा को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। 1942 में हुआ था क्या? नहीं हुआ था। 1829 में हुआ था, जी हाँ 1829 में हुआ था। काहे कि आपको पता होगा कि 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को क्या किया था बाबूरे? प्रतिबंधित किया था। कब? 1829। गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल था। राजा राम मोहन राय के विशेष प्रयास से सती प्रथा को क्या किया गया था? प्रतिबंधित। सती प्रथा समाज की बहुत बड़ी कुरीतियाँ थी, आपको पता होगा। पहले समाज में 2 प्रकार की प्रथा चलती थी, एक सती प्रथा और एक जौहर प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था, अगर किसी महिला का पति उसके रहते मर जाता था तो ज़बरदस्ती एक चिता बगल में जो है बनाई जाती थी, उसमें ज़बरदस्ती महिला को क्या किया जाता था? जला दिया जाता, जो घोर पाप था उस समय का। इसको सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अकबर जैसे सम्राट ने भी बहुत बड़ा प्रयास किया था, लेकिन नहीं हो सका। उस समय धर्म प्रधान था। अकबर जो उतना मुगल काल के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, उतना प्रदेश जीते थे, लेकिन सती प्रथा को प्रतिबंधित नहीं कर पाए। और भी बहुत सारे राजाओं ने इस पर दिमाग लगाया, लेकिन अंत में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1829 में जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। एक था सती प्रथा और दूसरा होता है एक जौहर प्रथा। जौहर, सती प्रथा में जबरदस्ती बगल में चिता बना के जलाया जाता, और जौहर प्रथा में क्या होता था बाबूरे? जौहर प्रथा में एक राजा अगर दूसरे राजा को पराजित करता तो उसके बहू बेटियों को उठा के ले जाता था। इसलिए जो है वहाँ उसकी महारानी जो होती थी, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए खुद एक विशाल चिता का निर्माण करती थी और उसमें कूद जाती थी अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए। उसको कहते थे जौहर प्रथा। और आपको पता होगा रानी पद्मिनी का जौहर भारत का सबसे बड़ा जौहर है, इसमें हजारों की संख्या में विशाल चिता का निर्माण किया गया। हजारों की संख्या में महिलाएं उस चिता में कूद गई थी। रानी पद्मिनी, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानकारी मिलेगी मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत से। पद्मावत पुस्तक पर फिल्म भी बना है, पद्मावती जाके देख लीजिएगा, जिसमें दिखाया गया है कि रानी पद्मिनी का जौहर। रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था, उनके किले पर आक्रमण किया था। राणा रतन सिंह को धोखे से मार दिया था रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से। इसका विस्तृत कहानी हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा क्लास आगे जब थ्योरी का चलेगा, उसमें विस्तृत ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। और लेकिन रानी पद्मिनी भी सोच ली थी कि नहीं, हम अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में नहीं जाएंगे, और उन्होंने विशाल चिता का निर्माण किया और उसमें कूद गई, जिसका नाम था जौहर प्रथा। कौन प्रथा? जिसको कहा गया जौहर। तो सती प्रथा में जबरदस्ती जलाया जाता था और जौहर प्रथा में महिलाएं, रानी अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए खुद जो है चिता में क्या करती थी? कूद जाती थी। तो सती प्रथा का अंत पूछेगा तो कब हो? 1829। आइए 19 कहेगा सर 1929 में क्या हुआ? ऐसे लिख दिए क्या? 1929 में कुछ नहीं हुआ होगा कि नहीं? 1929 भयंकर काल है, आजादी के लिए 1929 का शासनकाल। 1929 में कहेगा क्या हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था रे, लाहौर अधिवेशन। कहेगा इसमें क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन कुछ तो हुआ होगा। लाहौर अधिवेशन में ही हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे लाहौर अधिवेशन की। रावी नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा?
जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वाधीनता, अर्थात हमको चाहिए क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। अब हम अपने बेसिक स्वराज नहीं लेंगे, अंग्रेज भागो, हमको अब चाहिए क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज की मांग। और इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया था कि आज के बाद भारत हर एक 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आपको जान के जो है ये बात आपको जानना चाहिए कि आज़ादी से पहले हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे? 26 जनवरी को। इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया था कि आज के बाद हर एक 26 जनवरी को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तब तक जब तक कि देश को पूर्ण रूप से आज़ादी ना मिल जाए। और पहला स्वतंत्रता दिवस मना था 26 जनवरी 1930 को। 1930 से लगातार 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, और जब 15 अगस्त 1947 को हमारा पूर्ण रूप से देश आज़ाद हो गया तो हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना छोड़ दिए। तब फिर हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए। और ठीक 2 साल बाद जब हमारा संविधान का निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई, संविधान जब बन के तैयार हुआ, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक बैठी थी। चाहता तो उसी दिन हमारे संविधान को, आज जो हम लोग 26 जनवरी को संविधान पढ़ रहे हैं, चाहता तो उसी दिन उससे 2 दिन पहले ही 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा की अंतिम बैठक बैठी थी, उसी दिन चाहता तो जो है भारत के संविधान को लागू किया जा सकता था। लेकिन संविधान सभा के लोगों ने सोचा कि 2 दिन बाद 26 जनवरी है, 26 जनवरी से हमारा पुराना नाता है, उसी डेट को फिर से यादगार बनाया जाए। और 2 दिन रुके और ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी को भारत के संविधान को लागू किया गया और भारत को एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है, 26 जनवरी हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ादी से पहले क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? तो 26 जनवरी को मनाया जाता था। घोषणा कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन अधिवेशन? 1929। कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। क्लियर है? 5-6 क्वेश्चन तो बोल दिए रे, एक बार देखो ना। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, अकेले तो क्वेश्चन कैसे घुमा पूछेगा जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के किस अधिवेशन में जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन पूछेगा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में। क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो लाहौर अधिवेशन। एक एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है। तो पहला 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या बोले थे? आज के बाद भारत हर एक 26 जनवरी को क्या मनाएगा? स्वतंत्रता दिवस। अगला 1942। ई वर्ष को कैसे भूल सकते हैं? यही तो ये वर्ष है जिसके कारण अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ गया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टेक मैदान के रात के 12 बजे, आपको पता होगा, गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, करो या मरो। उनका कहना था या तो अंग्रेज जिस तरह से रख रहा है रह लो, नहीं तो उसके विरुद्ध अब लड़ो। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, गांधी जी हिंसक की अहिंसक? कहते थे गांधी जी अहिंसक हैं, लेकिन 1942 में उन्होंने तो नारा दिया था करो या मरो। तो गांधी जी अहिंसक की हिंसक? सोचिएगा, अंत में कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। अगला 1929 तो आपका आंसर ही है, सती प्रथा प्रतिबंधी। अगला है 1946। 1946 में आपको पता होगा कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना भारत आई। कब हो? 1946 में। कहेगा इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण नहीं, संविधान सभा। संविधान सभा कहिएगा किसको कहा जाता है? तो संविधान सभा मतलब वैसे वैसे लोगों का समूह जो भारत के लिए, भारत के संविधान का क्या कर सके? निर्माण कर सके। इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। यही तीनों सदस्य थे बाबू। ये तीनों ब्रिटेन के कैबिनेट दर्जे के मंत्री थे, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के कैबिनेट दर्जे के मंत्री थे, इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया? तो कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन इसलिए रखा गया कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट से 3 गो कैबिनेट दर्जे के मंत्री भेजे गए थे। मंत्री आपको पता होगा कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव होते हैं, सब पॉलिटी में हम लोग देखेंगे। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से 3 गो कैबिनेट दर्जे के मंत्री भेजे गए थे, इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का क्या किया गया? निर्माण किया गया। संविधान सभा का निर्माण
किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना। तो चारों ऑप्शन क्लियर है, चारों ऑप्शन दिमाग एकदम लगा लीजिएगा। सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था? 1829। किसके शासनकाल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग। राजा राम मोहन राय को काहे छोड़िएगा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। इनका सहयोग नहीं रहता तो फिर सती प्रथा अंत ही नहीं होता। अगला है 1946, कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी 1946 में। इसी के तहत भारत में संविधान सभा का क्या किया गया? निर्माण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से लिखते चलिए, जब तक नहीं लिखिएगा बाबूरे दिक्कत हो जाएगा। सती प्रथा प्रतिबंधित 1829। आइए ये क्वेश्चन देखो, पहले ऑप्शन सटर दिया है 19, सब रटले रहता है 19 19 19, मार दो 19, खटाक खटाक खट, जैसे राहुल गांधी ने बोले थे खटाक खट 8500 आएगा, सरकार बनती तो आता। लेकिन अभी फिलहाल जो है मोदी की सरकार है, और इस बार की सरकार पहले जैसी नहीं चलेगी, कहे कि इस बार विपक्ष मजबूत है, और इसलिए इस बार वैकेंसी भी पहले से ज़्यादा आएगी। और वैकेंसी कितनों आ जाए, जब तक नहीं पढ़िएगा नौकरी नहीं होगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। 5 लाख वैकेंसी आएगा तो उसका भी कुछ न कुछ कटअप होगा, 50 से कटअप होगा, लेकिन 50 नंबर लाइएगा तब नौकरी होगा। तो सोचिएगा 50 नंबर सरकारें दे दे, ऐसे होगा क्या? नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन था सब मारेगा 19 19 19, नहीं बाबू अब हो गया कितना? 12। और सच बात बता रहे हैं, मोदी सरकार इस बार पूर्ण बहुमत में आती ना तो 12 से हो जाता 4। योजना बनाई थी सरकार कि 12 योग राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहने देंगे, सब बैंक को एक दूसरे में मर्ज कर देंगे, मात्र 4 गो बैंक रखेंगे। लेकिन अब नहीं हुआ, क्या है कि अब जो है पूर्ण बहुमत में भाजपा सरकार है नहीं, वो तो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग पर है, और नीतीश बाबू पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं। जब दिमाग घूमेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल आपको 5 साल ई बैंक याद रखना होगा, 5 साल नहीं तो 2-3 साल जरूर याद रखना होगा। वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितना हो? 12। कहेगा 19 19 2-3 साल पहले था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? 12 कर दिया गया। बैंक का इतिहास आप जान लीजिए। लोग इंदिरा गांधी के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री भारत में हुई, भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। उनके जैसे लोग भारत के प्रधानमंत्री बने, आज उन्हीं की देन है। आज एम्स देख लो, आज इसरो देख लो, उन्हीं के शासनकाल में। आज ये 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1969 में किया गया था। 14 बैंक उन्हीं का देन है, उन्हीं के शासनकाल की देन है। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में। फिर 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण उन्होंने 1980 में किया था। उन्हीं के शासनकाल की देन है एम्स, उन्हीं के शासनकाल की देन है सीबीआई। तो गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने ही दिया था। सब काम अच्छा की, लेकिन कहा जाता है ना सब लोग 100% सही नहीं हो सकता। एक उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो आपात इमरजेंसी लगाई थी, जिसके कारण उनके सब काम को विपक्षी पार्टी दबाने का प्रयास करती है। तो गलती ये किया, एक काम के लिए उसके सब काम को आप कैसे दबा सकते हैं? आज 25 जून को देखे होंगे सदन में भी भारी हंगामा हुआ था, इमरजेंसी लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। ठीक है, इमरजेंसी उस समय लगी थी, उस समय की परिस्थिति अलग थी, लेकिन इंदिरा गांधी जैसे लेडी को बुरा कहना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्हीं का देन है जो भारत आज इतना विकसित विकासशील की स्थिति में है। तो 1969 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, फिर 1980 में उन्होंने 6 बैंकों का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था, इंदिरा गांधी की देन। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? आंसर है 12। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी बिंदु कौन सी है? बाबू रे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं तब रीजनिंग का भी क्लास चलेगा, वहाँ पर बढ़िया से डायरेक्शन पढ़िएगा। रितेश सर आएंगे, पढ़ाएंगे एकदम डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, चौहद्दी तो इसी से होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु अर्थात अंतिम बिंदु क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु पूछेगा तो बाबू हो जाएगा मांडा। दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो हो जाएगा दाइमाबाद। पूर्वी बिंदु पूछेगा तो हो जाएगा आलमगीरपुर। पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो हो जाएगा सुत कांगे
डोर। पश्चिमी बिंदु ये कहाँ पड़ता है बाबू रे? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये चौहद्दी है। उत्तरी बिंदु कहाँ है? मांडा। मांडा कहिएगा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर। दायमाबाद कहाँ पर है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। आलमगीर आपका पूछेगा, सूतकांगे डोर पूछेगा, तो ये आपको देखना होगा। आंसर आपका क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु बताइए, पूर्वी बिंदु क्या है? आलमगीरपुर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। उत्तरी बिंदु पूछेगा तो मांडा। दक्षिण बिंदु आलमगीरपुर, सॉरी पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। दक्षिणी बिंदु पूछेगा दायमाबाद, और पश्चिमी बिंदु पूछेगा सूतकांगे। कहाँ पर है? पाकिस्तान, बलूचिस्तान पर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन तो एकदम हिला दिया है। रेलवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके एनडीपीसी का। इस पर 4 क्वेश्चन पूछता है। बोकारो स्टील फैक्ट्री की स्थापना, दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री की स्थापना, भिलाई स्टील फैक्ट्री की स्थापना, और राउरकेला स्टील फैक्ट्री की स्थापना। फिर से बोल रहे हैं। पंचवर्षीय योजना का नाम सुने होंगे। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब? 51 से 56। क्या चीज पर जोर दिया गया था? उद्देश्य क्या था? कृषि एवं सिंचाई। दूसरा पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना हमारा बहुत सफल रहा था, कृषि सिंचाई में वृहत हम लोग पैमाने पर सफल रहे थे। दूसरा पंचवर्षीय योजना, पहला था 51 से 56, अगला होगा 56 से 61। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो रखा गया था वो था उद्योग को बढ़ावा देना। और इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में 3 स्टील फैक्ट्री की मुख्य रूप से स्थापना की गई थी, जिसमें था दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री, भिलाई स्टील फैक्ट्री और राउरकेला स्टील फैक्ट्री। ये तीनों स्टील फैक्ट्री आपको याद रखना होगा। भिलाई स्टील फैक्ट्री, अगला दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री, भिलाई स्टील फैक्ट्री, दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री। अगला है राउरकेला, राउरकेला स्टील फैक्ट्री। ये 3 पंचवर्षीय योजना, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीनों स्टील फैक्ट्री लगाई गई थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक स्टील फैक्ट्री लगाई गई थी जिसका नाम था बोकारो स्टील फैक्ट्री। बोकारो स्टील फैक्ट्री। ये चारों पूछता है, चारों किसके सहयोग से? ई इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पूछेगा भिलाई स्टील, भिलाई कहां पर है बाबू रे? ये है छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल। राउरकेला कहां पर है? तो उड़ीसा। बोकारो तो आपको पता होगा झारखंड। बोकारो कहां पर है? झारखंड। अगला पूछेगा भिलाई स्टील फैक्ट्री, दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री, राउरकेला, किसके किसके सहयोग से लगाया गया? ये तीनों देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना में है। अगला जो है ये तीनों है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो भिलाई स्टील फैक्ट्री आपको पता होगा, भिलाई स्टील फैक्ट्री जो है बाबूरे, ये रूस के सहयोग से लगाया गया था, सोवियत संघ रूस के सहयोग से। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री आपको पता होगा ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, और बोकारो भी सोवियत संघ रूस के सहयोग से लगाया गया था। 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला भिलाई स्टील फैक्ट्री कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? देख इधर, कहाँ पर है भिलाई स्टील फैक्ट्री? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग। सोवियत संघ रूस आता, टेंशन नहीं। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। अगला देखो राउरकेला, राउरकेला किसके सहयोग? राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। किसके सहयोग से? जर्मनी। ये तीनों कौन पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय। अगला तृतीय पंचवर्षीय बोकारो स्टील फैक्ट्री किसके सहयोग? ये भी लगाया था रूस के सहयोग से। कहाँ पर है? झारखंड में। आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील फैक्ट्री की स्थापना किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग। जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए अगला 1905 में कांग्रेस अधिवेशन, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? यहाँ स्थापना, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सुधार लीजिए। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? आंसर क्वेश्चन आपका ये है।
1905 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, सबसे पहली बात कहाँ पर हुआ था और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे। देखो कांग्रेस अधिवेशन बार बार आता होगा। 1885 में कांग्रेस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। बाबूरे, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं किए थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे एओ ह्यूम, वही कांग्रेस की क्या किए थे, स्थापना किए थे। और कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में हुई थी, उसी समय बोला गया था कि हर एक साल कांग्रेस का अधिवेशन होगा और अलग अलग जगह पर होगा, ताकि कांग्रेस के विचार को लोगों तक पहुंचाया जा सके, कांग्रेस में लोगों को जोड़ा जा सके। और इसीलिए हर एक साल जो है दिसंबर महीने में हर एक साल जो है कांग्रेस का क्या होता था, अधिवेशन होता था। और अलग अलग, इसीलिए कांग्रेस का अधिवेशन लगभग आपको 20 से 25 अधिवेशन याद रखना होगा, कम से कम 20 अधिवेशन भी याद कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कांग्रेस के पहले अधिवेशन अध्यक्षता कौन किए, दूसरे अधिवेशन कौन किए, तीसरे अधिवेशन कौन किए, चौथे अधिवेशन कौन, तो 4 तक तो लगातार याद रखिए। पहला अधिवेशन कौन पूछेगा, पहला प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फिर पूछेगा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, फिर पूछेगा किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, फिर पूछेगा किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, फिर पूछेगा कौन सा अधिवेशन पहली बार गाँव में हुआ था, फिर पूछेगा किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से, किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो हम बोले हैं आपको लगभग 20 से 25 अधिवेशन आपको याद रखना होगा। धीरे धीरे हम लोग सब अधिवेशन आपको कंप्लीट कराते जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, आइए 1905 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था बाबू, उसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और यह अधिवेशन हुआ था कहां पर, बनारस में। यह है बनारस, काशी नगरी, जहां के सांसद हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बनारस। तो बनारस अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905। कहेगा सर महात्मा गांधी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे क्या, हाँ, इतने बड़े व्यक्ति आज तक अध्यक्ष पद के लिए कभी नहीं मरे, अर्थात अध्यक्ष पद क्या, कोई पद के लिए नहीं। चाहते तो सब पद इनके पास था, चाहते तो देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते, देश का बंटवारा भी नहीं होता, क्या कि देश का बंटवारा प्रधानमंत्री बनने के कारण ही हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा था हम बनेंगे, इधर से जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे हम बनेंगे, लेकिन महात्मा गांधी आज तक पद के लिए कभी भी इच्छा नहीं जताई। और एकमात्र अपने जीवन में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वो था 1924 कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन पूछेगा कौन अध्यक्षता किए थे, महात्मा गांधी। अगला है दादा भाई नौरोजी। आपको पता होगा 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपको पता होगा 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उससे पहले भी अध्यक्षता ही कर चुके हैं, लेकिन अभी 1905 चल रहा है तो 1906 ही नजदीक आएगा। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लेकिन इस बार बिहार टीचर के एग्जाम में, पहला जो बीपीएससी का टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, बताइए ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो सब जानता था दादा भाई नौरोजी, ओल्ड मैन ऑफ वुमेन पूछ दिया, महिला पूछ दिया, वयोवृद्ध महिला बताइए कौन थी, तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला है रास बिहारी घोष। आपको पता होगा 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष पद के लिए विवाद हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बटा, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस का बंटवारा हुआ 1907 के कौन अधिवेशन हो, सूरत अधिवेशन। कौन अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। कांग्रेस कितने भागों में बटा, दो भागों, नरम दल गरम दल। नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, और नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, और गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष। एक रास बिहारी बोस भी आता है, 1942 में हो जाएगा रास बिहारी बोस, आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, वहां हो जाएगा रास बिहारी बोस संबंधित। यहाँ है रास बिहारी घोष।
घोष और बोस में फंसना मत। घोष हैं कब? 1907। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पूछेगा तब हो जाएगा रासबिहारी घोष। तो चारों क्लियर है। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता किए थे, 1907 का सूरत अधिवेशन रासबिहारी घोष किए थे, और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। 1905 का और एक इतिहास है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था उस समय के। बंगाल में आज का आधुनिक बिहार, आज का आधुनिक झारखंड, आज का आधुनिक उड़ीसा, आज का आधुनिक पश्चिम बंगाल, आज का आधुनिक बांग्लादेश मिला हुआ था। फिर से सुन लो, 1905 के बंगाल बोल रहे हैं। 1905 के बंगाल में आज का बिहार मिला था, आज का झारखंड मिला था, आज का उड़ीसा मिला था, आज का पश्चिम बंगाल मिला था, आज का बांग्लादेश, 4 राज्य एक देश मिला के उस समय कहलाता था बंगाल। उतना बड़ा प्रांत था। देश के अंदर राष्ट्रीयता पनप रही थी, हिंदू मुस्लिम एक थे, सबका एक ही मांग था, आज़ादी आज़ादी। और हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए जानबे कर तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और बंगाल को 2 भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। बंगाल को 2 भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी हो गई ढाका और पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई कलकत्ता। ये कब हुआ था बंटवारा? 1905। किसने किया था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल को क्या भाग में बांटा? 2 भागों, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो 1905 कांग्रेस अधिवेशन था, कौन किए? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है मछली के यकृत तेल। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखो यहां मछली के यकृत तेल, कॉड लिवर पूछेगा, यकृत तेल कॉड लिवर पूछेगा तो सीधे मारना विटामिन डी। कहीं कहीं कुछ किताब में ए और डी दोनों देता है, ठीक है, टेंशन मत लेना। विटामिन डी। विटामिन सी आपको पता होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। एस्कॉर्बिक, विटामिन सी आपको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड बहुत बार पूछा है। विटामिन किसी का पूछे या ना पूछे, विटामिन सी पूछबे करेगा। विटामिन सी की कमी से पूछेगा कौन बीमारी होता है, आपको पता होगा, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन ए की कमी से क्या, विटामिन बी की कमी से क्या, विटामिन सी की कमी से क्या। बताओ विटामिन ए की कमी से क्या होता है? करता हूँ भी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो वेरी विटामिन सी की कमी से क्या हुआ? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस। तो आपको याद करना होगा, ये सब जो है बच्चे से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। और छोटा छोटा क्वेश्चन कहेगा सर बच्चे से पढ़ते आ रहे थे, देख का है क्वेश्चन दिए, तो थोड़ा थोड़ा हल्का भी क्वेश्चन देना चाहिए, ताकि जो नए नए स्टूडेंट है उसको एकाएक भारी क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए देखता होगा एग्जाम में 30 से 40% क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जो सबसे बन जाए। जो 1 महीना से तैयारी कर रहा है या 2 महीना से तैयारी कर रहा है उसको भी लगना चाहिए कि हम कुछ क्वेश्चन बना के आए हैं। इसलिए 100 में 30 गो 40 गो क्वेश्चन ऐसा रहता है जो सबसे बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो पहला बार जो 2 महीना से तैयारी कर रहा है पहले बार एग्जाम देने जाएगा, कहेगा अगला बार हम एग्जाम तैयारी नहीं करेंगे, हमारा से कोई क्वेश्चन बनवे नहीं किया। इसलिए 30 से 40 क्वेश्चन दिया जाता है, ताकि सब 30-40 क्वेश्चन में यही रहता है, विटामिन ए का नाम बताइए। हल्का क्वेश्चन में यही रहता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, तो यही सब रहता है। तो विटामिन डी आंसर हो जाएगा, यकृत तेल विटामिन डी। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? हाँ, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन में बच्चा गलती करता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। वसा को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वसा को वास लिखा गया है, इसको वसा कर लीजिएगा। इसको क्या कर लीजिएगा बाबू रे? वसा। आज हम लोग का पहला क्लास ऑनलाइन है, इसलिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अगले बार से इसको हम लोग सुधारेंगे। वसा। दूसरा है प्रोटीन। थोड़ा सा भावनाओं को समझिए, आप लोग जो है क्वेश्चन का जवाब देते जाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता? पहला है वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। बताइए आंसर इसका क्या, अब बता दीजिएगा। वसा से ऊर्जा प्राप्त होता है? जी हाँ होता है।
प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स नहीं होगा, ये तो सभी जानता है, प्रोटीन खाइए ऊर्जा मिलेगा। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, काहे कि ये हमारे शरीर में संग्रहित नहीं रहता। विटामिन से आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, बाद बाकी तीनों से आपको ऊर्जा मिलेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, तो 9.2 कैलोरी। क्वेश्चन देगा कार्बो, शीघ्र ऊर्जा, ये तो शीघ्र ऊर्जा है। देखते होंगे दौड़ रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, थकान आ गया, तुरंत कहता है ग्लूकोज पिलाओ, काहे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, तुरंत हमको शीघ्र ऊर्जा मिल जाता है। ग्लूकोज पीते हैं, रात तक एकदम फ्रेश हो जाते हैं, फिर 2-4 चक्कर मार देते हैं करा से। और ये पूछेगा दौड़ रहे हैं, थक जाते हैं, थकान का कारण क्या है, थकान पूछेगा कारण क्या है, तो लैक्टिक एसिड, लाइक हमारे त्वचा पर लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारे शरीर में उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन प्रतिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, और जिसके तहत जो है लैक्टिक एसिड का हमारे त्वचा पर जमाव हो जाता है, और जैसे ही हम थोड़ा देर रेस्ट करते हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो शीघ्र ऊर्जा का स्रोत पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ऊर्जा आपको मिल जाएगी। तो निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं है। वसा 1 ग्राम वसा से क्वेश्चन पूछेगा कितना कैलोरी ऊर्जा, 9.2 या 9.3 भी देता है, टेंशन मत लीजिएगा, 9.2 या 9.3 भी देगा। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, क्वेश्चन देगा। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्जिलियस महोदय किए थे। कौन महोदय किए थे, वर्जिलियस। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वर्जिलियस महोदय ने। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्जिलियस महोदय। क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा अंडा में कौन प्रोटीन, पूछेगा मक्का में कौन प्रोटीन, पूछेगा रक्त में कौन प्रोटीन, पूछेगा गेहूं में कौन प्रोटीन, पूछेगा नाखून बाल में कौन प्रोटीन, खूर में पूछेगा कौन प्रोटीन। तो प्रोटीन अंडा में जानवे करते हो एल्बुमिन, मक्का में जीन, रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन रहता है तो हीम तो आयरन रहता है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन, ग्लूटीन। नाखून पूछेगा, खूर पूछेगा, इसमें क्रिएटिन प्रोटीन होता है, क्रिएटिन। इसमें अल्फा क्रिएटिन, बीटा क्रिएटिन ये भी दे देता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन वाला हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से गुजरेगा, चावल खाएगा उसमें भी कार्बोहाइड्रेट। तो एक बार फिर से लिख लीजिए, बोलिए अंडा में कौन प्रोटीन, एल्बुमिन, अंडा में एल्बुमिन, मक्का में जीन, मक्का में जीन, रक्त में ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीम आयरन है, ग्लोबिन क्या है, गेहूं में ग्लूटीन, गेहूं में ग्लूटीन, नाखून में क्रिएटिन, इसी में अल्फा क्रिएटिन दे देगा, बीटा क्रिएटिन दे देगा, वो अलग अलग पूछ देता है। आइए, यहां से टाइपिंग नहीं हो पाया बाबू, क्वेश्चन कम था इसलिए हम इसको लिख ही दिए हैं, टेंशन मत लीजिएगा। दिखेगा थोड़ा सा, आज भर जो है आप लोग एडजस्ट कीजिए। कल से जो हमारा क्लास चलेगा उसमें प्रॉपर ढंग से हम लोग पूरा स्लाइड तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास चूँकि आज करना था इसलिए हमने सोचा कि आज कम से कम 20 क्वेश्चन रहना चाहिए, ताकि 10 क्वेश्चन में फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला है रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है। देखो रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर इसको कहते हैं अग्नि का वलय, अग्नि का वलय। पूछेगा रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है, आपको आंसर इसका, ये बिहार एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 का, जाकर उलट के देख लीजिएगा। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के चारों ओर। पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर के चारों ओर, नहीं, प्रशांत महासागर, हाँ प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर के चारों ओर, नहीं। हिंद महासागर, नहीं। आंसर क्या, प्रशांत महासागर के चारों ओर, कि सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप यहीं पर आते हैं प्रशांत महासागर की पेटी में, इसलिए उस क्षेत्र को अग्नि का वलय अर्थात रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। आंसर होगा प्रशांत महासागर की पेटी या प्रशांत महासागर के चारों, कि सबसे अधिक ज्वालामुखी भूकंप इसी पेटी में। वो जब पूछेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी कहा जाता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। वो जब पूछेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का
प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी? स्ट्राम बोली ज्वालामुखी, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। अटलांटिक महासागर जानबे करते हो बाबू, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर। कहिएगा सर अंध महासागर अटलांटिक महासागर को क्यों कहते हैं? तो अंध महासागर अटलांटिक महासागर को इसलिए कहते हैं काहे कि इसका धारा अत्यधिक तेज है। यहाँ पर इतना बाबू बर्फीला प्रदेश है। टाइटैनिक जहाज का नाम सुने होंगे, पहली यात्रा पर इसी अटलांटिक महासागर में क्या हो गई थी? डूब गई थी। पहली यात्रा पर टाइटैनिक जहाज गई थी। तो अंध महासागर, इसका धारा अत्यधिक तेज रहता है, इसलिए अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। अगला हिंद महासागर, ये तो आपको पता ही हो। तो रिंग ऑफ फायर अग्नि का वलय कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर की पेटी, प्रशांत महासागर की पेटी। क्लियर? कोई दिक्कत? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रामबोली ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? बताइए आंसर। 383 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में, बताइए ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति बाबूरे महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। महात्मा बुद्ध जब तक जिंदा थे बौद्ध धर्म को चला रहे थे, उनके मरने के बाद जो है एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में यही निर्णय लिया गया था अब जो है बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जो है एक सभा अर्थात संगीति आयोजित की गई थी। इसलिए जो है चारों संगीति के बारे में पूछता है। पहला जो संगीति था वो 483 ईसा पूर्व में था, दूसरा था 383 ईसा पूर्व में, तीसरा था 251 ईसा पूर्व में, चौथा था 1 ईस्वी में। ये देखो 251, कुछ किताब इसको 255 भी लिखता है, टेंशन मत लेना, लेकिन 251 आंसर मार देना, आंसर सही होगा। यूपीएससी तक का सही आंसर है यही 251 ईसा पूर्व। इसको याद रखने के लिए इसे याद रखना 483 383 251 1, 483 383 251 1। अका अक रबा पक, अका अक कहेगा सर ई कौन चीज बोल दिए? ई कभी कभी जो है अध्यक्ष भी पूछ देता है, कभी कभी स्थान भी पूछ देता है। चारों बौद्ध संगीति ऐसे याद रखना 483 383 251 1। बोलो हमारा साथ 483 383 251 1। अका अक, अगला होगा रबा पक, अका अक रबा पक। फिर से बोलो 483 383 251 1। अका अक रबा पक, 483 383 251 1। अका अक रबा पक। क्वेश्चन पूछेगा पहला बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु, और से हो जाएगा अजात शत्रु। अगला होगा किसके, दूसरा द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? 383 ईसा पूर्व, कालाशोक, कालाशोक के समय में। तीसरा पूछेगा 251, कहीं कहीं 255 देगा, टेंशन मत लेना, 251 आंसर मार करना, सही होगा, नहीं तो हमरा से आके मिल लेना। तीसरा होगा अशोक और चौथा होगा कनिष्क। 483 383 251 अका अक रवा, रौ से क्या होगा? कहां पर हुआ था? राजगीर में, राज, ये तो रौ से हो जाएगा राजगीर, व से हो जाएगा वैशाली, प से हो जाएगा पाटलिपुत्र, क से हो जाएगा कश्मीर, कुंडलवन। इसका अध्यक्ष छूट गया, अध्यक्ष अपना जो है लिख लीजिएगा 483 383 251 1, नहीं तो हम फिर लिखा देंगे 483 383 251 1। अका अक रवा पक, और से अजात शत्रु, क से कालाशोक, और से अशोक, क से कनिष्क। पहला राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, तीसरा कुंडलवन कश्मीर में। क्लियर? पहली बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई? आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। कहे कि इसी ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। उनके मरने के बाद एक सभा अर्थात संगीति आयोजित की गई थी। पहला संगीति 483 ईसा पूर्व में, फिर 100 साल बाद 383, फिर 251 ईसा पूर्व, और चौथा जो बौद्ध संगीति है वो 1 ईस्वी में। इसको लिख लीजिए 483 383 251 1। बोलिए हमारे साथ 483 383 251 1। अका अक रबा पक, अका अक रबा पक, और से अजात शत्रु, दूसरा में थे कालाशोक, तीसरा मशोक, चौथा में कनिष्क। जगह क्या था? पहला का राजगीर, दूसरा का वैशाली, तीसरा का पाटलिपुत्र, चौथा का कुंडलवन कश्मीर। आइए 14 नंबर जो क्वेश्चन है यह है गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य? आपको पता होगा गणगौर कहां पर है? राजस्थान।
असम का तो बच्चे से पता होगा, बिहू पढ़ते आ रहे हैं। बिहू, बिहू बोहाग देता है, बिहू बोहाग भी पूछता है। बिहू, बिहू बोहाग कहाँ पर हो जाएगा? असम। राजस्थान जानबे करते हो, गणगौर। गुजरात, गुजरात का लोक नृत्य आपको पता होगा, डांडिया, दुर्गा पूजा में देखता हुआ खेला जाता है। गरबा, ये सब कहाँ पर है? गुजरात में। यूपी, यूपी में तो आपको पता होगा, रासलीला, नौटंकी, सब कहाँ पर लोक नृत्य होता है बाबू रे? यूपी में होता है। तो गणगौर किस राज्य का है? तो राजस्थान। असम बिहू, बिहू बोहाग, बिहू, बिहू बोहाग सब पूछा जाता है। रासलीला नौटंकी कहाँ पर हो जाएगा? यूपी में हो जाएगा। तो गणगौर कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। राजधानी जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन देगा पिंक सिटी कहाँ पर है? तो जो थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेगा, थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य पूछेगा तो राजस्थान। सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य पूछेगा तो गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? राजस्थान। जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक हो जाएगा यूपी। सबसे कम जनसंख्या के हिसाब से क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो आपको ये सब याद रखना होगा, ये सब छोटा छोटा चीज है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है? राजस्थान। गर्म ठंडा का एहसास मस्तिष्क का कौन सा भाग दिलाता है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बाबू। गर्म ठंडा का एहसास मस्तिष्क का कौन सा भाग दिलाता है? देखो, मस्तिष्क, मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पे भी 2 भाग आएगा, सेरिब्रम और डायएंसिफेलोन। फिर डायएंसिफेलोन का भी 2 भाग आएगा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर आ जाएगा मध्य मस्तिष्क, फिर आ जाएगा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का भी 2 भाग है, एक है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लेंटा। तो सब अभी हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। गर्म ठंडा का एहसास, इसका आंसर पहले जान लीजिए। गर्म ठंडा का एहसास मस्तिष्क का कौन सा भाग दिलाता है? सेरिबेलम दिलाता है क्या? सेरिबेलम या थैलेमस या हाइपोथैलेमस? आंसर हो जाएगा आपका थैलेमस। कहेगा कैसे? तो ऐसे, मस्तिष्क पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू रे? मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क। पुरुष का 100 ग्राम ज़्यादा, महिला का 100 ग्राम कम। हल्ला नहीं कीजिएगा महिला वाले। तो मस्तिष्क, मस्तिष्क का क्वेश्चन पूछेगा क्या भाग हो? तो 3 भाग। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। कहेगा अग्र मस्तिष्क क्या? अग्र मस्तिष्क का भी भाग है सेरिबरम, दूसरा है डायएंसिफेलोन, डायएंसिफेलोन का भी 2 भाग है। पहला है थैलेमस, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा। दूसरा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, सेरिब्रम, अगला है डायएंसिफेलोन। डायएंसिफेलोन का भी 2 भाग, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन पूछेगा बुद्धि, इच्छा, शक्ति, चिंतन, ये सब यादाश्त, इसका केंद्र कौन है? तो सेरिब्रम। मुझे पूछेगा सेरिब्रम किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। क्वेश्चन देगा बुद्धि, कोई व्यक्ति अत्यधिक तेज है अर्थात उसका सेरिब्रम मजबूत है। जो व्यक्ति मध्य बुद्धि वाला अर्थात उसका समझना सेरिब्रम कमजोर है। तो सेरिब्रम किसका केंद्र है बाबू? तो सेरिब्रम केंद्र है बुद्धि, इच्छा शक्ति, चिंतन का केंद्र कहलाएगा कौन हो? सेरिब्रम। बुद्धि, इच्छा शक्ति, चिंतन, यादाश्त, जो व्यक्ति अत्यधिक तेज है समझ आना, उसका सेरिब्रम मजबूत। कहेगा थैलेमस का काम क्या है? तो थैलेमस, ये कोई वस्तु गर्म लगा, ये ठंडा लगा, ये दिमाग को कौन बताता है? तो बताता है थैलेमस। गर्म और ठंडा का एहसास कौन दिलाता है? थैलेमस। क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन है, गर्म और ठंडा का एहसास। छुए, हे गर्म लग गया, हे ठंडा लग गया। गर्म ठंडा का एहसास कौन दिलाएगा? तो थैलेमस दिलाएगा। कौन दिलाएगा बाबू रे? थैलेमस दिलाएगा। तो गर्म ठंडा का एहसास आंसर थैलेमस। अगला है हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या है? हाइपोथैलेमस का काम है दर्द,
भूख लग गया, क्वेश्चन पूछेगा भूख, पेट क्या पेट बताता है भूख? नहीं, पेट में भूख लगा तो तुरंत मस्तिष्क को, मस्तिष्क कौन मस्तिष्क? हाइपोथैलेमस, ये दिमाग होता है भूख लग गया जल्दी दो पनीर मसाला, तला हनी रेस्टोरेंट चलिए, ठीक है, पनीर मसाला और जीरा राइस बराबर मारते चलिए जहाँ पर, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? भूख, प्यास, गुस्सा, गुस्सा आ जाता है, इस पर नियंत्रण है, एक है हाइपोथैलेमस। घृणा किसी से हो गया, इस सब का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। सब लिखा देंगे, जब थ्योरी क्लास चलेगा एकदम टेंशन, पीडीएफ भी देंगे, टेंशन मत लो। भूख, प्यास, गुस्सा, घृणा, असली चीज है प्यार, ये जो प्यार जो होता है ना, एक जिम्मेवार यही है, ये हाइपोथैलेमस। कौन थैलेमस? हाइपोथैलेमस, असली खेल ये है। तो गर्म ठंडा का एहसास पूछेगा थैलेमस, भूख, प्यास, घृणा, प्यार, गुस्सा, इस सब का केंद्र पूछेगा था हाइपोथैलेमस। और यही पूछेगा बुद्धि, इच्छा शक्ति, चिंतन, इसका केंद्र कौन है? तो सेरिबरम। तो सेरिबरम फिर से देख लीजिए, यहां पर बुद्धि लिखते चलिएगा, इच्छा शक्ति, चिंतन, 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 यादाश्त, यादाश्त का केंद्र क्या होगा? सेरिबरम। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, गुस्सा का केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस। अगला है सेरिबेलम, बेलम। कुछ पूछेगा शराब पीने, कभी देखे शराब पीने वाला? बिहार में शराबबंदी है लेकिन कहने का, लेकिन होम डिलीवरी ज्यादा हो रहा है। शराब पीने के बाद देखते होंगे आदमी टगता है, आदमी ठीक से चल नहीं पाता। कारण उसका शरीर का अस्थायी संतुलन बिगड़ जाता है। कहेगा सर कैसे बिगड़ जाता है? शराबे पीने से काहे? शराब पीने से इसलिए बिगड़ता है कि शराब पीने से मस्तिष्क का सेरिबेलम प्रभावित होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, शराब पीने से कौन सा मस्तिष्क का भाग प्रभावित होता है? पर शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो सेरिबेलम। कहेगा से इसके पीने से क्या होता है? सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है और आदमी टगना शुरू कर देता है। ठीक है, अभी हम अस्थायी संतुलन में कहा है हम शराब नहीं पिए हैं, अब पीबो नहीं करते हैं, हमको नशा करबे नहीं करते हैं। जो करते होंगे उस सुन लीजिए, जब नहीं पिए रहते तो आपका शरीर अस्थायी संतुलन में रहता है, लेकिन जैसे ही पी लेते हैं तो उस समय नीतीश कुमार आप बन जाते हैं। नीतीश कुमार आपके सामने कुछ नहीं रहता है, ठीक है। आप कहते हैं शराबबंदी थोड़े बंद है, शराबबंदी चालू है। कारण आपका सेरिबेलम जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। काहे कि सेरिबेलम का काम है शरीर का अस्थायी संतुलन बनाए रखना, शरीर का अस्थायी संतुलन बनाए रखना। शरीर का अस्थायी संतुलन बनाए रखना किसका काम है? सेरिबेलम। शराब से प्रभावित मस्तिष्क कौन पूछेगा? सेरिबेलम। दो क्वेश्चन, शराब से प्रभावित मस्तिष्क, सेरिबेलम। शरीर का अस्थायी संतुलन कौन बनाए? सेरिबेलम। मुझे पूछेगा बुद्धि, इच्छा शक्ति, चिंतन, स्मृति का केंद्र कौन है? सेरिबेलम। कोई व्यक्ति अत्यधिक तेज है, इसका समझना सेरिबेलम मजबूत है। गर्म ठंडा का एहसास, सुइया भोग लिए दर्द तुरंत, उस सब का एहसास कौन दिया था? हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, घृणा, गुस्सा, इस सब का केंद्र कौन सी है? हाइपोथैलेमस। इसको लिख लीजिए, इस भी पूरा करेंगे जब आगे चलेंगे तब, इतना आप लिख लीजिए। शराब पीने से मस्तिष्क का कौन भाग प्रभावित होता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम पूछेगा कौन मस्तिष्क का भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का भाग है। और अग्र मस्तिष्क का भाग सेरिबेलम। थैलेमस किसका हिस्सा देता है? गर्म ठंडा का। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? देखिए बंदरगाह बाबू, जहां पर समुद्र का वैसा क्षेत्र जहां पर जानवे कर तो सामान का आयात और निर्यात जहां पर से किया जाता है, उस क्षेत्र को बंदरगाह कहा जाता है। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है। 13 प्रमुख बंदरगाह को आपको लोल पर रखना होगा, नहीं तो मारेंगे लोल पर चढ़ जाएगा पोल पर, ठीक है। इसलिए लोल पर मतलब मुंह पर रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन देगा तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, देगा विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, कंडला बंदरगाह कहाँ पर है, एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है। तो पहले जानिएगा बंदरगाह, तब ना कहाँ पर। बंदरगाह जाने के लिए आपको पहले मैप का ज्ञान होना चाहिए कि कौन राज्य पश्चिमी तट से सट रहा है, कौन राज्य पूर्व सट रहा है,
कौन राज अरब सागर सट रहा है, कौन राज बंगाल खाड़ी सट रहा है। तो मैप का क्लास भी चलाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, पहले आपको ये जानना होगा पश्चिमी तट कहते क्या हैं। भारत, यही ना भारत है। इधर हो गया बंगाल खाड़ी, अब ये पढ़ा है, इधर हो गया हिंद महासागर, सॉरी अरब सागर, ये हो गया अरब सागर, इधर हो गया हिंद महासागर। तीन और भारत जल से घिरा है, और समुद्री एरिया में भी क्या आएगा, बंदरगाह आएगा। देखो यहाँ पर है गुजरात, ये है गुजरात। गुजरात बोल क्या है, गुजरात, गुजरात की राजधानी बोल गांधीनगर, ठीक है। यहाँ पर दो बंदरगाह है, पहला है कांडला, दूसरा है दाहेज। पूछेगा कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात। दाहेज बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात। पूछेगा रसायन बंदरगाह किसे कहा जाता है, को कहा जाता है। अगला है यहाँ पर देखो, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बंदरगाह जिसका नाम है मुंबई, मुंबई बंदरगाह। इसी का बोझ कम करने के लिए यहाँ बंदरगाह का निर्माण किया, नहावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया। इसी नहावा सेवा का बंदरगाह का नाम बदल कर दिया गया JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर है गोवा। गोवा में एक बंदरगाह जिसका नाम है मरमागांव, मरमागांव बंदर। अगला आ जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में बंदरगाह जिसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। अगला है केरल। केरल में जानबे करते हो कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, केरल। अगला आ जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में तीन बंदरगाह बाबू रे, पहला है एन्नोर, दूसरा है तूतीकोरिन, सॉरी दूसरा है चेन्नई, तीसरा है यहाँ पर तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। पूछेगा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन है, एन्नोर। सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है, चेन्नई। सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह कौन है, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। अगला है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, अभी मुख्यमंत्री बदल गए हैं, चंद्रबाबू नायडू आ गए हैं, सरकार बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। आंध्र प्रदेश में बंदरगाह जिसका नाम है विशाखापट्टनम। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, विशाखापट्टनम। धसा हुआ बंदरगाह पूछेगा, धसा या सर्वश्रेष्ठ, धसा या सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह पूछेगा, धसा हुआ या गहरा बंदरगाह पूछेगा, क्या होगा, विशाखापट्टनम। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। अगला है कलकत्ता, सब पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लो। कलकत्ता, सॉरी अगला है पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिम बंगाल, राज ना आएगा यहाँ बाबू रे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आ जाएगा कलकत्ता और हल्दिया। पूछेगा नदी वाला बंदरगाह कौन है, तो नदी वाला बंदरगाह ये हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। कहाँ पर है, उड़ीसा। फिर से गुजरात में कांडला दहेज। और इसमें बहुत क्वेश्चन है, जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। गुजरात में कांडला दहेज पूछेगा, कांडला व्यापार मुक्त बंदरगाह, दहेज रसायन बंदरगाह। पूछेगा महाराष्ट्र मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। उसका बोझ कम करने के लिए नहावा सेवा, नहावा सेवा का नाम बदलकर क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू। गोवा में कौन बंदरगाह, मरमागांव। कर्नाटक में न्यू मंगलोर, केरल में कोची बंदरगाह। तमिलनाडु में तीन बंदरगाह, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन। एन्नोर कंप्यूटराइज बंदरगाह है, आधुनिक बंदरगाह या कंप्यूटराइज, कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटराइज बंदरगाह। अगला है चेन्नई, ये प्राचीन बंदरगाह है, स्वयं पूछेगा सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है, चेन्नई। अगला है तूतीकोरिन, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह पूछेगा, तूतीकोरिन। आंध्र प्रदेश में कैसा बंदरगाह है, धसा हुआ बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, गहरा बंदरगाह के नाम से विशाखापट्टनम। पारादीप उड़ीसा में नदी वाला बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और हल्दिया है। टेंशन क्लियर आपका। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित, देखो ये पश्चिमी तट, ये कौन तट, पश्चिमी, ये कौन, पूर्वी। अरे उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। नदी का किनारा है, इसको तट कहते हैं, इसलिए इधर हो गया पश्चिमी तट, इधर पूरब है तो पूर्वी तट, इसको बंगाल की खाड़ी उधर पूरब में है, इधर है अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, समुद्र का किनारा तट, इसलिए इधर पश्चिम है पश्चिमी तट, इधर पूर्वी तट।
क्वेश्चन आ देख लो, भारत में अब तो नहीं बनेगा, ये तुरंत बन जाएगा। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है? बोलो तूतीकोरिन है क्या? अरे तूतीकोरिन दिमाग लगाएंगे, तूतीकोरिन तो तमिलनाडु में अर्थात पूर्वी तट पर नहीं है। विशाखापट्टनम नहीं है, विशाखापट्टनम भी देखो यहाँ आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर। कांडला क्या? हाँ कांडला है, कांडला का गुजरात में पश्चिम आंसर हो जाएगा कांडला। एन्नौर होगा क्या? ना एन्नौर नहीं होगा, एन्नौर कहाँ पर है? तमिलनाडु, तो पूर्वी तट पर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? कांडला बंदरगाह। कहाँ पर है? तो पश्चिमी तट पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ढेरी क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ऐसा बात नहीं कि क्या है, ईयर मैप पर हम बनाते रहेंगे, हर बार सेट में आते रहेगा बंदरगाह, सब बार बनाएंगे, टेंशन नहीं, तब तक बनाएंगे जब तक आपसे क्वेश्चन बन नहीं जाए। आइए अगला है, परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रोपेन की जाएगी क्या? नहीं, प्रोपेन आपको पता होगा ये एलपीजी में भरा जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण रहता है, भी द्रव अवस्था में रहता है। कहेगा हीलियम, हीलियम भरेंगे करेंगे क्या? नहीं, हीलियम तो वायुयान के टायर में हल्का गैस है। सबसे हल्का गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन काहे नहीं बढ़ता? क्या हाइड्रोजन ज्वलनशील है। हाइड्रोजन को अगर चक्का में भरेंगे हवाई जहाज वाला तो लैंडिंग जैसे ही करेगा, घर्षण होगा, आग लग जाएगा। इसलिए इसमें क्या डालते हैं? हीलियम। आर्गन नहीं, ये तो जानबे करते हुए बल्ब में डाला जाता है, ठीक है, इसकी मात्रा बहुत कम। रेडोन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु रेडियो। कैंसर पूछेगा, कैंसर के उपचार में कौन सा आता? रेडोन। रेडियोथेरेपी बोले, कैंसर के उपचार में रेडोन गैस। आंसर क्या होगा? रेडोन। अगला है, कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? ध्वनि तरंग, तार में उत्पन्न तरंग, रेडियो तरंग, नन ऑफ दीज। देखो नन पर भी ध्यान देना, नन ऑफ दीज पर भी। रेडियो तरंग क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या? नहीं है। रेडियो तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग वैसा तरंग जो सीधी रेखा में गमन करे, जो सीधी रेखा में गमन करे अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। जो लंबवत कंपन करे उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश पूछेगा कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग कौन है? अनुदैर्ध्य तरंग है। तार में उत्पन्न तरंग नहीं होगा, ये होगा रेडियो तरंग। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन आता है? तो रेडियो तरंग आता है विद्युत चुंबकीय तरंग में। दे देगा गामा किरण आएगा, एक्सरे आएगा, एक्सरे आ जाएगा, परावैंगनिक किरण आ जाएगा, ठीक है, दृश्य किरण आ जाएगा, ये सब आ जाएगा आपको कौन तरंग में? हो रेडियो तरंग। तो कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा रेडियो। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक को क्वेश्चन हम ऐसा नहीं लाए जो नहीं पूछा है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर से उठाए हैं और डायरेक्ट आपके लिए लाए हैं। यही सेम डाटा, यही क्वेश्चन है। कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग। रेडियो तरंग में और भी आ जाता है, एक्स आ जाता है, परावैंगनिक आ जाता है, दृश्य किरण आ जाता है, गामा किरण आ जाता है, ये सब आ जाएगा। अगला है सुमेलित कीजिए, ये तो बच्चा बन जाना चाहिए आपसे, 19 नंबर क्वेश्चन। अगला है आइस हॉकी, सुमेलित करने के लिए राष्ट्रीय खेल समझ लो। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी फुटबॉल किस देश का है? बुल फाइटिंग किसका है? बेसबॉल कहाँ का है? यही सुमेलित करने के लिए दिया है, ये आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। आंसर आपका यहाँ कोड दिया है ABCD BCA, तो बताइए आंसर इसका सबसे पहले क्या होगा? तो आइस हॉकी किसका है? एकदम सब मिले है। आइस हॉकी है आपका कनाडा का। रग्बी फुटबॉल किसका है? तो स्कॉटलैंड का है। बुल फाइटिंग किसका है? स्पेन का है, सांड से जो लड़ता है। बेसबॉल किसका है? अमेरिका का है। ये चारों सही है, तो आंसर हो जाएगा ABCD। ABCD। आज पुट हल्के दिए थे, अगला हम थोड़ा सा जो है चेंज कर देंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन देगा आइस हॉकी, आइस हॉकी पूछेगा कहाँ का है? कनाडा। रग्बी फुटबॉल क्वेश्चन पूछेगा, रग्बी फुटबॉल में कितना खिलाड़ी रहता है? तो 15 गो। रग्बी में कितना रहता है? 15 गो, ठीक है। बेसबॉल में कितना रहता है? तो क्वेश्चन देगा तो 9 खिलाड़ी रहता है। क्या खिलाड़ी रहता है बाबू रे? 9 खिलाड़ी। आंसर आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल? कनाडा। रग्बी फुटबॉल कहाँ का है? स्कॉटलैंड। बुल फाइटिंग कहाँ का है? स्पेन। बेसबॉल कहाँ पर है? अमेरिका। बेसबॉल तो आप लोग पहले से पता होगा, अमेरिका। अमेरिका को बताइए अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कौन है रे? बोलो रे। जो बाइडेन, हाँ ठीक। ये क्वेश्चन देखो, तगड़ा क्वेश्चन। लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता को, विरोधी दल बोले या विपक्ष बोले एक के है,
लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्ति, पहले पूछ रहा है। अच्छा बताओ तो अभी जो का 18वां लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसके विपक्ष के नेता कौन बने? तो राहुल गांधी। कौन बने हैं? राहुल गांधी। कहेगा इससे पहले कौन थे? तो पिछले 10 साल से, अर्थात 2 टर्म मोदी जो जीते हैं, उसमें किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत विपक्ष में नहीं था जो लोकसभा के विपक्ष के नेता के तौर पर आ सकता था आधिकारिक रूप से। कहा कि विपक्ष नेता बनने के लिए कुल सीट का 1/10 सीट आना चाहिए किसी विपक्षी पार्टी को, तभी उसको जो है विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दिया जा सकता था। इस बार ठीक है, मान चलो 550 सीट है तो उसका 10% अर्थात 55 गो, और इस बार आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी को 99 गो सीट आई है। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी है उनको विपक्षी पार्टी के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। इससे पहले कहेगा सर कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में बैठती थी, हाँ बैठती थी, उनको ऐसे, लेकिन आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिला। इस बार आधिकारिक रूप से उनको मान्यता मिल गया है। अब राहुल गांधी जो विपक्षी पार्टी के नेता बने हैं, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो चुनाव हुआ उसमें भी भाग लेंगे, लोकायुक्त का जो चुनाव होता है उसको चुनने में भी भाग लेंगे, अर्थात वो मोदी जी के साथ एक टेबल पर बैठेंगे। आधिकारिक रूप से जो है 1/10 जो है आना चाहिए सीट, अर्थात 55 को। इस बार जो है कांग्रेस को 99 सीट है, इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। अभी पूछेगा 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी। पूछेगा 18वीं लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही सत्ता पक्ष के नेता होते हैं। लेकिन वही पूछ रहा है कि लोकसभा के विरोधी दल या विपक्षी पार्टी के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? बाबूरे, मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के मान्यता प्राप्त नेता की शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी 1969 से। 1969 से पहले कोई नहीं बनता था, काहे कि 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुआ था। देश में पहला आम चुनाव 51-52 हुआ था। पहला बार आम चुनाव कराने में 5 महीना लगा था, पहली बार चुनाव कराने में, काहे कि लोग को आइडिया नहीं था। ठीक है, 51-52 में पहला आम चुनाव हुआ था, 51 के लास्ट में शुरू हुआ था, 52 की शुरुआत तक चला था। इसलिए तो पहला आम चुनाव का वहां से लगातार कांग्रेस पार्टी जीती आ रही थी, दूसरी कोई पार्टी ने विपक्ष में आ रही थी ताकि जो विपक्ष के रूप में बैठे। तब जाके 1969 में, दिसंबर 1969 में ये प्रावधान किया गया कि नहीं, विपक्ष में भी कोई बैठना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के ही थे राम सुभग सिंह, उनको विपक्ष के रूप में मान्यता दिया कि आप जाइए, विपक्ष जब जीतिए नहीं रहा तो विपक्ष के रूप में आप बैठिए, कम से कम जो है चर्चा तो होगा। इसलिए राम सुभग सिंह विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता। पूछेगा तो राम सुभग सिंह। 18वीं लोकसभा का पूछेंगे तो हो जाएंगे राहुल गांधी। विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राहुल गांधी। ठीक है, और पहले पूछेगा, पहले यहाँ देखो, पहले मान्यता प्राप्त नेता तो राम सुभग सिंह। विपक्षी पार्टी 1970 से ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आज हम लोग जो है बाबूरे पढ़े हैं। उम्मीद है कि इस 20 क्वेश्चन को आप एक बार फिर से धीरे धीरे करके देखिएगा तो फायदा जरूर होगा। कैसा क्लास लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम लोगों को, तमाम दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।